प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती में, तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए जूलॉजी का जो बैच। यह बैच आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैच में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी को, और ये हिंदी में भी मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा। दोनों तरह के आपको क्लासेस मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इसका प्रैक्टिस पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाएगा। हमने आपको चैप्टर वाइज सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है, चाहे वह आपका जो टोटल सिलेबस है वह भी, और जो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सिलेबस होगा वह भी। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम एनसीईआरटी का आपका पहला चैप्टर लेकर के आपके बीच में उपस्थित है। चूंकि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, हर जगह आपने देखा है कि उस पर लिख दिया गया एनसीईआरटी या एससीईआरटी के आधार पे ही आपसे पेपर पूछा जाएगा। तो हिंदी मीडियम में यह आपका पहला क्लास है, और पहले क्लास में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये पहला वीडियो है, आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस क्लास को जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप एनसीईआरटी जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बगैर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो आप एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाए होंगे तो आप जानते हैं एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर के अंतर्गत जीव जगत, पहले तो जीव जगत को पढ़ना है और फिर उसका वर्गीकरण समझना है। इस चैप्टर में आपको मोनेरा किंगडम पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, प्लांटी पढ़ना है, एनिमेलिया पढ़ना है, वायरस पढ़ना है, वायराइड पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है। अब आपके लिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपके लिए तो यहाँ पे मोनेरा पढ़ लेना है, क्योंकि बैक्टीरिया की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सूक्ष्म जीव आपके लिए मानव उपयोग में, वहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ना है। प्रोटिस्टा आपका जूलॉजी से रिलेटेड, ज़्यादा रिलेटेड होता है तो प्रोटिस्टा पढ़ लेना है। फंजाई और प्लांटी छोड़ देना है, क्योंकि ये प्लांटी में जाएंगे तो इनको छोड़ देना है। एनिमेलिया किंगडम आपको पढ़ लेना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको वायरस पढ़ लेना। लाइकेन भी आपसे पूछ ले जाएगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है, तो आपको वायरस पढ़ लेना है। तो आपको 5 टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ना है। जो आपके लिए कॉमन है उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, जो आपके लिए कॉमन नहीं उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो जूलॉजी में भी फॉर्म भरे हैं, बॉटनी में भी भरे हैं, तो मैं बॉटनी की क्लास अलग से लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। जूलॉजी की क्लास में जूलॉजी वाली बात को कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आप भी समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। पहले तो इन्हीं चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें पढ़ना कैसे ये चीज़ें कन्फर्म हो जाए। हिंदी मीडियम में पहले देखते चलिए। कह रहा है, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव में सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए। देखिए सभ्यता कब आई, जब मानव का जन्म धरती पे हुआ तो मानव धीरे धीरे सभ्यता की तरफ बढ़ना शुरू किया, सिविलाइजेशन आना शुरू हुआ। ठीक, अलग अलग देश की सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, वहां पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो अलग अलग नदी घाटियों में मनुष्य का परिवेश हुआ, और मनुष्य परिवेश के बाद वहां पे पाए जाने वाली चीजों को वर्गीकृत करना स्टार्ट कर दिया गया। वर्गीकरण जो है वो अपने लाभ और हानि के आधार पर किए जाते थे, यानी जिन पशुओं से, जिन पक्षियों से, जिन पौधों से हमें लाभ होता था उन्हें लाभदायक में रख देते थे, और जिन्हें नुकसान होता था या विषैले होते थे उन्हें हानिकारक की श्रेणी में रख दिया जाता था। लेकिन ये काल कब का था, प्राचीन काल की बात हो रही। आधुनिक काल तो और एडवांस हुआ होगा, तो और चीजें ऐड हुई होंगी। क्या ऐड हुआ, क्या अलग हुआ, उन चीजों पे चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, कह रहा है वर्गीकरण की ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर था। यानी यहाँ पे वैज्ञानिक मानदंड था, चूंकि सिविलाइजेशन के समय जब सभ्यता जन्म ले रही है तो उस समय कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता। आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें साइंटिफिक चीजें धीरे धीरे ऐड होती हैं। पहले आपके मस्तिष्क में आने वाली चीजें आप अपने बुद्धि और विवेक की सहजता के आधार पर ही किसी कार्य का निर्धारण करते हैं। जब वह कार्य आपका होने लगता है तब आपका वैज्ञानिक तर्क वहां पे काम करता है, और वो वैज्ञानिक तर्क बाद में आया था। पहले किस पे आया, सहज बुद्धि के आधार पर। सहज बुद्धि के आधार पर देखिए हम लोग हर वक्त अपने, कोई भी जीव सहज बुद्धि के आधार पर इतने कार्य कर सकता है, भोजन, वस्त्र, आवास और जनन प्रजनन, इतनी चीजों के बारे में जीव सोचता है। तो पहला देखिए सहज बुद्धि के आधार पर हमें भोजन चाहिए था तो हमने भोजन के आधार पर बांट दिया। वस्त्र चाहिए था तो हमने पौधों को वस्त्र के आधार पर बांट दिया, मतलब रेशा देने वाले पौधे को अलग कर दिए।
जहाँ से भोजन मिलता था, भोजन देने वाले पौधों को अलग कर दिए, फल देने वाले पौधों को अलग कर लिए, और जो जंतु से भोजन के रूप में उपयोग किए जा रहे थे तो उनको अलग कर लिए, जिनकी छालों का उपयोग हम वस्त्र बनाने में करते थे उनको अलग कर लिए। और किसके लिए? आवास के लिए, यानी जो घनेदार जंगल थे वहां पे आवास हमने बनाया, और आवास के लिए हमने अपनी उपयोगिता के अनुसार जो है आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों से जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। कह रहा है कि एरिस्टोटल, इंग्लिश में आप इन्हें पढ़ेंगे तो एरिस्टोटल पढ़ेंगे, हिंदी में अरस्तु पढ़ते हैं। कह रहा है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम इसे वैज्ञानिक मानदंडों में बांधने का प्रयास किया। आपसे अगर पूछा जाए कि जीवों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम वैज्ञानिक तथ्यों में बांधने का प्रयास किसने किया था, तो आपका आंसर होगा एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने किया था। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों पे किस पे बांटा था? उनकी जो आकार की, यानी जो उनकी बॉडी की आकार है, संरचना है, उसके आधार पे बांट दिए। लक्षणों के आधार पे किस में बांट दिए? वृक्ष जो कि बड़े बड़े होते थे, वृक्ष बड़े होते हैं, झाड़ियां जो कि छोटी थी। इन दोनों में तो लकड़ी पाए जाते थे, इन दोनों में तो लकड़ी पाए जाते थे, एक सेकेंड, इन दोनों में लकड़ी पाए जाते थे। और उसके बाद जो था एक क्या कहते हैं, हाँ, और जो यहाँ पे साख है, साख मतलब ये साख और साख दो शब्द होता है, हम लोग इसको बदलते बदलते क्या कर दिए, साग कर दिए ना। साग मतलब ऐसे पौधे जो साकी हैं, यानी जिनमें जड़, तना, पत्ती तो है परंतु इसमें लकड़ी का निर्माण नहीं होता, जैसे कि दूब है, मोथा है, पालक है, चौराई है, बथुआ है, इनमें लकड़ी नहीं बनती। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? साकी पौधे कहलाते हैं। तो अरस्तु ने तीन भागों में बांट दिया, झाड़ियों में, वृक्ष में और किसमें? साकी पौधों के रूप में वर्गीकृत किया। जब आप रमेश गुप्ता की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया कि 4 वर्गों में बांटा गया था। एक क्या नाम है? श्रब, अंडर श्रब, ट्री और जो है यहाँ पे हर्बेसियस प्लांट। लेकिन एनसीईआरटी 3 कह रही तो हम 3 को मानेंगे। ठीक है, पब्लिकेशन अलग अलग होते हैं, जब हमारा प्रश्न फंसता है तो एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी के आधार चलेंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ जो बुक चलती हो, कोई बुक माध्यम में जो चलाते हो आप विद्यालय में, वहां पे 4 रखे गए हों, लेकिन आप एनसीईआरटी को ही आधार मान के अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इन्होंने पादप को कितने भाग दिया? 3 भागों में बांट दिया। तो आप झाड़ी में, वृक्ष में और किसमें? साकी पौधों में। उन्होंने प्राणियों के वर्गीकरण, जो प्राणी थे, जंतुओं को 2 भागों में बांटा था, ए नाइमा और ए नाइमा, ए नाइमा और ई नाइमा। ठीक है, ई नाइमा को किस क्या कहा जाता था? इसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती थी, और ए नाइमा में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती थी? अनुपस्थित होती थी। ई नाइमा में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ई में पाई जाती हैं, और ए में क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं एब्सेंट होती हैं, मतलब नहीं पाई जाती हैं। ठीक, अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पे। इसके बाद काल आ जाता है बहुत दिनों के बाद। किसका काल आता है? लीनियस का काल आता है, और लीनियस का काल आ जाता है 1700 प्लस, मतलब 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में किसका काल आ जाता है? लीनियस का। लीनियस के काल में क्या हुआ? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने वीडियो को कैसे करने वाले हैं, पहला तो देखिए जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसी तरह से हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को खोलने वाले हैं। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं पता है, उन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो यह वीडियो सबको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो आप तो पहले ही एनसीईआरटी हम लोग यूँ पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हम दूसरी क्लास आपकी लेंगे इंग्लिश मीडियम में, यही सेम जिस प्रोसेस से इसको पढ़ रहे हैं इसी प्रोसेस से इंग्लिश मीडियम में। और तीसरी क्लासेस जो आपकी आएंगी वह क्लास आपके लिए किसकी आएगी? एनसीईआरटी पॉइंट्स और प्रैक्टिस पेपर। एनसीईआरटी, ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी पॉइंट्स और प्रैक्टिस पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पॉइंट्स और ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जरूर आप करिएगा, जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्वि जगत, कितने जगत है? 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन खूब पूछा जाता है कि द्वि जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था? तो आप कहेंगे लीनियस ने दिया था। ठीक है, विकसित हुई, जिसमें इन्होंने इसका नाम क्या रखा? प्लांटी पादप जगत के लिए, एनिमेलिया जंतु जगत के लिए। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, यानी अब देखिए यह पद्धति 3 चीजों का वर्णन नहीं कर पाई, यहां से कमियां बताई जा रही। क्या बताई जा रही? कमियां। कहां से? यहां से।
अब आपको जब आप नोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो इसको अलग कर लेंगे, कहेंगे लीनियस की कमियां, क्या क्या कमियां थी। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी यानी जो यूकैरियोटिक पौधे थे जिसे ससेन केंद्र की कहा जाता था, और जो प्रोकैरियोटिक थे, इनके बीच में अंतर नहीं बता पाया। कौन? दो जगत पद्धति। फिर कह रहा एक कोष की जीव और बहुकोष की जीवों के बीच में भी अंतर नहीं बता पाया। प्रकाश संश्लेषी यानी हरित शैवाल और अप्रकाश संश्लेषी यानी कवक के बीच में भी विभेद, मतलब होता अंतर, अंतर नहीं बता पाए। मतलब तीन बड़ी कमियां रह गई किसकी? दो जगत पद्धति की। पहली वह कमी थी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस ना कर पाना। दूसरी कमी थी एक कोष की बहुकोष की में अंतर ना कर पाना। और तीसरी सबसे बड़ी कमी थी प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी, इनमें अंतर ना कर पाना। दो जगत पद्धति का सबसे बड़ा जो है क्या था? ये इसकी कमियां रह गई थी। पादपों और प्राणियों के पर आधारित यह वर्गीकरण सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें वर्गीकरण में रखना संभव नहीं था, चूंकि ऐसा बना ही था कि इसमें रख ही नहीं सकते थे। इस कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की दो जगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। जैसे जैसे डिस्कवरी हो रही थी, खोज हो रही थी, वैसे वैसे यह मतलब सिद्धता से दूर जा रही थी, अपनी थ्योरी को फॉलो नहीं कर पा रही थी और दूर चलती चली जा रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारकी के साथ साथ कोश का संरचना, अब वर्गीकरण में और चीजें देखी जाने लगी। क्या क्या देखा जाने लगा? एनाटॉमी के साथ साथ क्या देखा जाने लगा? कोश का संरचना, साइटोलॉजी, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, पोषण की विधि मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, आवास, प्रजनन की विधि, विकासी संबंधों में समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब अब इन कई चीजों को जब देखा गया तो ये कहीं ना कहीं असफल तो पहले से था, अब और असफल होने लगा। कौन? दो जगत पद्धति पहले से भी असफल था और बाद में और जब लक्षणों को हमने आधार बनाना शुरू किया तो ये फेल्योर की दिशा में और आगे की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या किया गया? कह रहा है कि यह विकासशील संबंधों में समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब ये लगा कि ये नियम गलत है और इस नियम की जगह पे नए नियम को लाया जाए। लेकिन कौन लाए? वही बिल्ली के मतलब वो कैसे तक कहानी कि चूहा जाता था खा जाता था बिल्ली, तो सबने कहा घंटी बांधते, तो बाधे कौन? यही तो मैटर था। तो हुआ क्या, देखिए आगे। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादपों और प्राणियों जगत के वर्गीकरण में इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में शामिल थे सदा समिष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों में विभिन्न जगत की संख्या और लक्षणों को विभिन्न अलग अलग व्याख्या दी गई। अब हुआ क्या कि जब समस्या आ गई तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कौन? आर्यच व्हिटेकर। यहाँ पे मिल जाएंगे, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं फिर टेबल पढ़ते हैं। आर्यच व्हिटेकर आए और इनका नाम है आर्यच व्हिटेकर जो है, इनको आप जानते हैं 1969 में 1969 ईस्वी में इन्होंने दिया 5 जगत वर्गीकरण। जो 3 कमियां थी, 2 को तो उन्होंने वैसे एज इट इज रहने दिया, जो पहले से बना हुआ था उस बने हुए में कोई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। अपनी आवश्यकता अनुसार उन्होंने 3 नए नियम और बना लिए। 2 नियम तो पहले से बने थे जो लिनियस ने बनाया था। सेम नियम एक कह दें तो अरस्तु से चल के आ रहा था। जंतु और पादप का वर्गीकरण तो अरस्तु ने ही किया था, वहां से चल के आ रहा था, लेकिन लिनियस ने उसे पादप जगत और जंतु जगत नाम दिया था। तो 2 जगत तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, लेकिन 3 जगत जो कमियों से आ रहे थे उन जगत का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। इन्होंने एक शब्द दिया मोनेरा, और मोनेरा देकर के कहा कि भैया देखो ऐसा है कि मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट को रख देते हैं। तो प्रोकैरियोट को जगह मिल गई। अब प्रोकैरियोट जब अलग कर दिया गया तो यूकैरियोट ऑटोमेटिक अलग हो गया। भाई 2 लोग हैं अगर, और 2 लोगों में से एक को दूर कर दिया जाए तो एक तो स्वतः दूर हो जाएगा। तो वही हुआ कि प्रोकैरियोट के लिए नियम बना के प्रोकैरियोट को अलग कर दिए तो यूकैरियोट स्वतः अलग हो गया। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरा नियम एक और दूसरा नाम जो आएगा वो किसके लिए आया? तो उसमें आया कि समस्या ये थी कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी को साथ साथ रखा गया था जो कि अशुद्धि थी। तो इन्होंने कहा भैया एक कोशिकी को अलग कर दो और उसके लिए एक शब्द लगा दो जिसका नाम हम लोग आजकल लगाते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत बना दिया गया। प्रोटिस्टा जगत बन गया तो इसमें सभी एक कोशिकी आ गए। फिर वही नियम आपका रिपीट हो रहा है, भाई एक कोशिकी को अलग कर दो तो बहुकोशिकी स्वतः अलग हो जाएंगे। फिर अभी मामला एक और फंसा हुआ है स्वपोषी और परपोषी वाला लेकर के, यानी जो प्रकाश संश्लेषी पौधा है और जो प्रकाश संश्लेषी पौधा नहीं है।
शैवाल जो वनस्पतियां हैं सब प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन वहीं पे कवक जो होता है प्रकाश संश्लेषी नहीं होता, परपोषी होता है। तो कहे कि ज्यादा समस्या नहीं है, परपोषी के लिए फंजाई को अलग कर दो तो 3 जगत हो गए, 3 नए जगत बना दिए गए। 2 जगत पहले से बने हुए थे, जो बने हुए हैं उन्हें एज इट इज रहने दिया गया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको वहीं पे छोड़ दिया गया, उसमें कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए। बस उसमें से जिन्हें निकालना था उन्हें निकाल करके उन्हें व्यवस्थित करके वहां छोड़ करके और 3 नए जगत बना लिए गए। जगत कौन सा बना? मोनेरा, जिसमें सभी प्रोकैरियोट को रख दिए गए। प्रोटिस्टा, जिसमें सभी यूकैरियोट को रख दिया गया। यूकैरियोट एक कोशिकी को रखा गया, ठीक है। यूकैरियोट एक कोशिकी को कहा रखा है? प्रोटिस्टा में। लेकिन प्रोकैरियोट एक कोशिकी हो चाहे बहु कोशिकी, सबको मोनेरा में रखा गया, ठीक है। उसके बाद फंजाई में किसको रख दिया गया? ऐसे पौधे जो आप मतलब प्रकाश संश्लेषी नहीं थे उन्हें फंजाई में रख दिया गया। ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषी थे ऐसे पौधों को प्लांटी में रखा गया, और जो जंतु थे उन्हें जंतु को एनिमेलिया में रखा गया, ठीक है। आधार क्या रखा गया? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन की विधि, जात वृत्ति संबंध, उनके आधार पर प्रमुख मानदंडों में इन्हें बांट दिया गया। टेबल में इनके कुछ लक्षण दिए गए। अब टेबल में लक्षण को देख लेते हैं। सबसे पहले 5 जगत के नाम यहाँ दिए गए हैं। मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सबसे पहले कोशिका प्रकार की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है किसकी? मोनेरा की प्रोकैरियोट होती है, बाकी सबकी यूकैरियोट होती है। एक ही लाइन याद करिए, मोनेरा प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। कोशिका भित्ति देखिए तो यहाँ पे सेलुलोज रहित, रहित मतलब होता है कि ना होना, रहित मतलब अनुपस्थित, रहित मतलब अनुपस्थित, यहाँ सेलुलोज रहित पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये भी पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, अमीनो एसिड की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं होती है। और प्रोटिस्टा में कुछ में तो उपस्थित होता है कोशिका भित्ति, कुछ में अनुपस्थित होता है। जैसे कि वह भी जो उपस्थित होती हैं सेलुलोज की नहीं होती, किसी और चीज के, जैसे प्रोटीन की हो सकती है। जैसे युग्लिना में पेल्किल पाया जाता है, पेल्किल किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फंजाई में आते हैं तो यहाँ पे कोशिका भित्ति उपस्थित है, इसी कारण तो इसे पादप में रखा गया था। कोशिका भित्ति उपस्थित है और सेलुलोज रहित, लेकिन यह भी सेलुलोज की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती? काइटिन की बनी होती है। और आपको याद होगा कि काइटिन की बनी हुई जो कीटों के ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी जो कीटों का बाह्य कंकाल होता है, वह भी काइटिन की बना हुआ होता है, यानी काइटिन से निर्मित होता है। तो जो फंजाई होता है, मशरूम होता है, उसके ऊपर काइटिन की परत पाई जाती है। प्लांटी की बात करें तो ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो अनुपस्थित होता है, इसमें किसमें? मोनेरा में, बाकी सब में उपस्थित होता है। काय संरचना यानी शरीर संरचना की बात करें तो इसमें कोशिकी होता है, इसमें कोशिकी होता है, इसमें बहुकोशिकी होता है, इसमें ऊतक स्तर, अंग स्तर तक की संरचनाएं पाई जाती हैं। पोषण के प्रकार देखें तो यह स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की सहायता से, अर्थात इसे प्रकाश संश्लेषी भी कह सकते हैं। लेकिन इसी में कुछ ऐसा होता है जो रसायन संश्लेषी होता है। आपके घर में सिरका बनता है, दही बनता है, आपने देखा होगा, ये रसायन पोषी बैक्टीरिया की सहायता से बनाए जाते हैं, तो ये रसायन संश्लेषी भी होते हैं। परजीवी, परजीवी मतलब जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो ये मृतोपजीवी हो सकता है, यानी सड़े गले पदार्थों से भोजन ले, ठीक। या तो कैसा हो सकता है? परजीवी हो सकता है, यानी किसी जीवित जीव के ऊपर आश्रित होकर के भोजन ले। तो ये 2 प्रकार का होता है, यानी स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। कौन? बैक्टीरिया की बात हो रही, मोनेरा जगत की बात हो रही। वहीं पे अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसा होता है? परपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है। मृतोपोषी मतलब होता है सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है। और कुछ परजीवी होते हैं जिससे आपको रिंगवर्म जैसे रोग हो जाते हैं, और कुछ सरसों के ऊपर और इनके ऊपर परजीवी होते हैं। ये जूलॉजी वालों से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बॉटनी वालों से पूछा जाएगा, जैसे लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, और उसमें वेन मोजैक डिजीज, तो ये डिजीज पूछी जाएंगी किसमें? उसमें क्या नाम है आपके पेपर में। तो ये परजीवी के रूप में होता है। और उसके बाद आपको एनिमल में पूछा जाएगा रिंग वार्म किससे होता है, तो आप कहेंगे कवक से होता है। रिंग वार्म किससे होता है? कवक से होता है। दांत खाज खुजली किससे होता है? कवक से होता है। तो कवक में ऐसा होता है, परजीवी भी होता है, ठीक। उसके बाद पौधे की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषी होता है, तो अपना भोजन खुद बनाता है। उसके बाद अगर मनुष्य की बात करते तो मनुष्य कैसा होता है? प्राणी समभोजी होता है, यानी प्राणी के समान भोजन ग्रहण करता है, या अर्थात ये परपोषी होता है।
प्रजनन की विधि, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे संयुग्मन होता है, यानी आपस में कोशिकाएं मिलती हैं, नई कोशिका का जन्म हो जाता है। इसके आधार पे 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला मिलन होता है जिसे हम कहते हैं जो है क्या कहा जाता है यहाँ पे, प्लाज्मोगेमी यानी प्लाज्मा की शादी। दूसरा होता कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस की शादी। और तीसरा होता गैमीट फॉर्मेशन यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, गैमीट बनेगा। संयुग्मन के तीनों प्रोसेस हैं। युग्मक संलयन या संयुग्मन के द्वारा होता किसमें, प्रोटिस्टा में भी। और माफ करिएगा, जब आगे आएंगे तो यहाँ पे फंजाई में निषेचन पाया जाता है। निषेचन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना और जाइगोट का बनना, निषेचन होगा। निषेचन कैसे होता है, निषेचन 2 प्रकार, कितने प्रकार से होता है निषेचन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो बाह्य निषेचन होता है या तो आंतरिक निषेचन होता है। ये निषेचन के आधार पे इसमें 3 प्रकार के गैमेट बनते हैं, ओ आइसोगैमेट, उसके बाद एन आइसोगैमेट और तीसरा होता है ओगैमेट। ठीक, निषेचन 2 प्रकार का होता है। अगर शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और शरीर के अंदर निषेचन होता है यानी मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो ये निषेचन हो गया। इसी तरह से पादप में भी निषेचन होता है। पौधे का निषेचन कैसे होता है, यह आंतरिक ही होता है, मोस्टली आंतरिक होता है। कुछ एक्वटिक पौधे में कैसा होता है, बाह्य होता है। और जंतु में निषेचन 2 तरह से होता है, एक बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से होता है, क्योंकि बहुत से जीव जलीय हैं जहां पे बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मोस्टली जो माध्यम यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है, जल यानी पानी। ठीक है, तो तुक्का लगाने के लिए आप देखिएगा कि बाह्य निषेचन के लिए कोई भी अगर एक्वटिक मीडियम होगा तो आपका आंसर उसमें से आपका सही हो जाएगा। कह रहा अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े कुछ मुद्दों और अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पादपों में रखे गए थे। ऐसा इसलिए रखा गया था कि इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती, लेकिन जब 5 जगत सिस्टम आ गया तो इनको अलग अलग कर दिया गया। बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, कवक को अलग कर दिया गया, और जो है यहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को अलग कर दिए गए। ठीक है, जबकि अन्य लक्षण दूसरे से दम जीवित। ठीक है, तो यहाँ पे से कोई मतलब है नहीं, हमने सारी बातें आपको बता दी जो कुछ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे एक चीज दिया गया है, हाँ देखिए, कह रहा है इस पद्धति के अनुसार, यहाँ पे आप पद्धति के विषय में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक जीवों से वर्गीकृत किया गया है। इस पद्धति के अनुसार कोशिका में बहुकोशिकीय जीवों से वर्गीकृत किया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा शैवाल हैं, इन्हें कवकों से अलग कर रखा गया है। क्यों, क्योंकि अब ये अलग रहेंगे ना, जब ये अलग हो गए तो अलग हो गए, किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। जैसे कह रहा है पादपों जैसे कि स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता, जबकि कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती, मैंने अभी अभी आपसे बताया। पादपों में सेलुलोज की बनी होती, ये भी मैंने आपसे बता दिया, ध्यान रखते हैं। ठीक, तो ये पूरी चीजें तो आपकी वही है। जीवधारियों में मोनेरा आ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये सब आ गए। ठीक, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त यानी कोशिका भित्ति वाला क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत रखा, शैवालों में रखा गया है। पैरामीशियम और अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी में रखा जाता था, अब उन्हें कहाँ रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया, लेकिन इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से जीवधारियों का वर्गीकरण कर दिया गया। यहाँ पे अब इसको आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो कॉमन चीजें थी मैंने आपसे बता दी। मोनेरा आपको पढ़ना नहीं, चूंकि बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को कहाँ पर रखेंगे, बैक्टीरिया आप नहीं पढ़ना है आपको। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, लाभ हानि आपको पढ़ने हैं, चूंकि बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पे अर्जित करेंगे। ठीक, लेकिन इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पे बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा इसका सिस्टम पढ़ लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इन चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेली 2-3 वीडियो हो जाएंगे आपके, लेकिन छोटे छोटे रहेंगे जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। और बाद में मैराथन की वीडियो आएंगे जिसमें डिटेल हम एक चैप्टर का 2 चैप्टर को कॉमन करके एक साथ डिटेल मैराथन आपका करवा देंगे, जिसे आप रिवीजन के तौर पर परीक्षा के समय पर उपयोग कर सकते हैं। तो यहीं पे आज छोड़ दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।